हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। एक ऐसा टॉपिक जो हमको दिया हुआ है हमारे एग्जाम में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, हर एग्जाम में दिया हुआ है। टॉपिक का नाम है वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पटवार के सिलेबस में नहीं दिया गया था, लेकिन प्रश्न पूछ लिया पटवारी में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एलडीसी हाई कोर्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अपना हाई कोर्ट वाला वीडियो, सब में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। इस टॉपिक को आज की क्लास में मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि फिर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम आ जाए, आपका प्रश्न दोस्तों गलत नहीं होगा। इस तरीके से मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। कैसे करने वाला हूं? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो हमारा एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, आपके एक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। 1-1.5 घंटे की इस क्लास के अंदर दोस्तों आपका टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। केवल 1-1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद अगर आपके 2 क्वेश्चन इंग्लिश में बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ेंगे कैसे? देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आपको यह भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस टॉपिक से। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत सारे, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको जितने भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ये देखो 45 तो हम क्वेश्चन करेंगे, ये 45 तो हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद ये जितने भी कंफ्यूजेबल वर्ड्स हो सकते हैं, अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड का मतलब है ऐसे शब्द जो थोड़े से जिनमें अंतर होते हैं तो वो कंफ्यूज कर देते हैं, और कंफ्यूज कर देते हैं तो उनका यूज हम गलत तरीके से कर देते हैं। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, ऐसे शब्द जिनका यूज गलत तरीके से हो गया है, उसको हम कहते हैं वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। अब गलत तरीके से हो क्यों जाते हैं आप देखोगे तो इन तीनों शब्दों में आपको बहुत छोटा सा अंतर नजर आएगा। इधर ओ है, इधर आपको ए दिखेगा, इधर आपको ई दिखेगा, तो तीनों शब्दों में अंतर ही बहुत कम है। इनका उच्चारण भी लगभग एक जैसा ही है, अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इन तीनों के मीनिंग में अंतर है, इन तीनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में अंतर है, और ये अंतर अगर हमको नहीं पता है तो हम इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरी शीट जितनी भी हो सकती है, ये सारी, जैसे दोस्तों इधर बहुत अच्छा एग्जाम्पल, लुक का मतलब देखना, सी का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना, ऑब्जर्व का मतलब देखना, ग्लेयर, ग्लांस, पीप, स्टेयर, इन सब का मतलब देखने से होता है, लेकिन सबके मीनिंग में अंतर है। लुक की जगह वॉच नहीं लिख सकते, सी नहीं लिख सकते, जहां वॉच आएगा मैच देखना, है ना। और मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा और मैंने मैच देखा, तो दोनों तरफ देखा ही है, लेकिन दोनों में भारी अंतर है। इन्हीं अंतर को पूरा सीखेंगे, जितने भी हैं सब शुरू करेंगे दोस्तों। अभी मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से, ताकि आपको यह पता चल जाए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा बहुत आसानी से एग्जाम में प्रश्न बन जाए। शुरू करते हैं दोस्तों, तुरंत बिना समय गंवाए हम इस सेशन को। और ये रहा आपका इस सेशन का पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। द डॉक्टर फिलर द वुमेन दैट हर सन वुड रिकवर। डॉक्टर ने महिला को इन चारों में से क्या किया? दैट हर सन वुड रिकवर, उसका जो बेटा है वो रिकवर हो जाएगा, यानी फिर से स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब ये चारों शब्द देखो, एंश्योर्ड, इंश्योर्ड, अज्यूम्ड या अश्योर्ड। एंश्योर्ड, अश्योर्ड, इंश्योर्ड, ये तीनों शब्द कितने मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन हम इनका मीनिंग जानेंगे तो सही इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द इंश्योर्ड, इसका मीनिंग आपको जरूर पता होगा। इंश्योरेंस कंपनी होती है, क्या करती है? बीमा करती है ना। तो इंश्योरेंस का मतलब ही बीमा होता है, तो इंश्योर का मतलब हो जाता है बीमा करना, बीमा करना, ठीक है। मैंने उसका बीमा कर दिया तो आई इंश्योर्ड, ठीक है। एक शब्द अश्योर, अश्योर का मतलब होता है दोस्तों किसी को, है ना, विश्वास दिलाना, है ना, विश्वास दिलाना। किसी को हम विश्वास दिलाते हैं ना, भाई विश्वास रख, मैं तुझे जिता दूंगा, है ना, मैं मैच जीत जाएंगे अपन, विश्वास दिला दिया। और एक शब्द है एंश्योर,
एंश्योर बना है श्योर में प्रीफिक्स जोड़ के। श्योर का मतलब क्या होता है? निश्चित, तो निश्चित, और इसमें en जोड़ दोगे तो वर्ब बन जाएगी दोस्तों। एंश्योर्ड का मतलब हो जाता है किसी काम को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। भारत को बहुत बड़ा लक्ष्य मिला था 350 रन का, सब खिलाड़ी अच्छा खेल खेल के आउट होते जा रहे थे, लेकिन विराट कोहली लास्ट तक रह के भारत को जिता के आया, तो उसने भारत की जीत को सुनिश्चित किया। सुनिश्चित करना मतलब एंश्योर्ड, विश्वास दिलाना मतलब अश्योर, है ना। अब बताओ उत्तर इनमें, इन तीनों का मीनिंग लिख लिया, अब उत्तर बताओ। डॉक्टर ने बीमा तो बिल्कुल नहीं किया होगा, तो ये तो गलत हो गया उत्तर। अज्यूम्ड भी गलत है क्योंकि कंफ्यूजेबल हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे में ज्यादातर क्या होता है, वो एक और ऑप्शन बनाने के लिए कुछ इधर उधर का शब्द लिख देते हैं। अज्यूम का मतलब होता है कुछ चीज मान लेना, जैसे हम माना कि लाभ बराबर 100 रुपए, माना कि साधारण ब्याज बराबर x, तो मानते हैं ना अपन गणित में, उसको अज्यूम करना कहते हैं। अश्योर का मतलब विश्वास दिलाना और एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। तो डॉक्टर ने माता को विश्वास दिलाया है कि उसका बेटा रिकवर हो जाएगा, विश्वास दिलाना मतलब अश्योर, तो उत्तर हो गया दोस्तों सी। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो मीनिंग मैं लिखवा रहा हूं केवल वो लिखो, टेंशन मत लो इधर उधर से पढ़ने याद करने, जो भी है आपको मैं पूरा रिवीजन, जिन्होंने पढ़ा हुआ ये टॉपिक उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ एक ही क्लास में काम हो जाएगा। ड्राफ्ट्स, दिस एरिया सफर्स फ्रॉम, ये एरिया, ये जो क्षेत्र है ये पीड़ित है, किस चीज से पीड़ित है? ड्राफ्ट से पीड़ित है। क्या ड्राफ्ट क्या होता है? तो दोस्तों ड्राफ्ट का मतलब आपको पता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा। ऑफिशियल वोकेबलरी में इसका क्वेश्चन पूछते हैं, ग्लॉसरी जो है ना टॉपिक, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं इसका। जैसे हम बैंक में ड्राफ्ट जमा कराते हैं, कई जगह हम ड्राफ्ट देते हैं, उसको ड्राफ्ट कहते हैं, मसौदा होता है ये, है ना। एक ये शब्द लिखा है ड्राउट्स, इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो आपको पता है ड्रॉट जो है ना, ड्रॉट DROUGHT, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, जहां बारिश नहीं हो लंबे समय से, तो वो एरिया क्या हो जाता है? सूखाग्रस्त हो जाता है, सूखा होता है। इसका प्लूरल फॉर्म ही नहीं है, सूखा का प्लूरल थोड़ी हो सकता है, शब्द ही नहीं है। एस और एस नहीं जोड़ सकते, बॉय में एस जोड़ के प्लूरल कर सकते हो, बॉयज, लड़का लड़के, अब सूखा का क्या प्लूरल करोगे? ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों DRAUGHT, ड्रॉट, DRA, केवल ए का फर्क है, बाकी सब सेम है, उच्चारण भी दोनों का सेम है। इसको भी ड्रॉट बोलते हैं, इसको भी ड्रॉट बोलते हैं। ड्रॉट क्या होता है? ये एक खेल होता है दोस्तों, जिसमें ऐसे तीर मार के और हमको खेलना होता है उसको। ड्रॉट ठंडी हवा के झोंके को भी कहते हैं, ठंडी हवा, मधुर, जो हमको अच्छी लगे, खिड़की में बैठ के, है ना, मध्यम मध्यम जो पवन चलती है, उसको कहते हैं ड्रॉट, ठंडी हवा का झोंका। तो ये एरिया, क्षेत्र किस चीज से पीड़ित है? तो आपको भी पता है दोस्तों, ये तो शब्द ही गलत है। ठंडी हवा के झोंके से कोई पीड़ित होता है क्या? अच्छी होती है वो तो, ये भी गलत है। ड्राफ्ट, मसौदा, उत्तर हो जाएगा सी, ड्रॉट। ड्रॉट DRAUGHT मतलब सूखा, याद कर लेना, सी उत्तर है। अगला क्वेश्चन, शी हैड टू fill her illness in order to avoid going to to the party meeting। अच्छा, अवॉइड यानी कि टालना चाहती थी वो, और टालना चाहती थी, कहां क्या टालना चाहती थी? पार्टी मीटिंग में जाने को अवॉइड करना चाहती थी, टालना चाहती थी, उसका मन नहीं था पार्टी मीटिंग में जाने का, नींद आ रही होगी, रेस्ट करना चाहती थी। तो अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया? उसने इलनेस यानी बीमारी का हमको कोई चीज, स्कूल जाने को, कोचिंग जाने को टालना होता है, तो हम बीमारी का क्या बनाते हैं दोस्तों? बहाना बनाते हैं, यानी कि झूठा वो करते, फेक करते हैं बीमारी को। फेन, फेन, फेंट, फेंट, कितना छोटा छोटा अंतर है इन शब्दों में। यहां ई है, यहां आई है, सॉरी, यहां ई है, यहां ए है, यहां भी ई है, लेकिन यहां एन और टी में अंतर आ रहा है बस। ठीक है, तो छोटे छोटे से अंतर की वजह से, छोटे छोटे से जो चेंज कर देते हैं स्पेलिंग में,
उससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इन चारों शब्दों में उत्तर जानने के लिए इन चारों का छोटा छोटा जो बारीकियां हैं वो अंतर हमको जानना पड़ेगा, कंफ्यूजेबल वर्ड्स हमारा सही हो जाएगा। फेन का मतलब होता है दोस्तों खुशी से, किसी भी काम को खुशी से करना, विलिंगली, खुशी से यानी कि विलिंगली, मन से, उत्साह से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपना शब्द फेंट, दोस्तों फेंट का मतलब होता है अस्पष्ट या बेहोश हो जाने को भी फेंट कहते हैं, बेहोश हो जाना, ठीक है। फेन का मतलब होता है FEIGN, इसका मतलब होता है बीमारी या थकान का बहाना बनाना, बीमारी या थकान का बहाना बनाना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, वो उसको बीमारी का बहाना बनाना पड़ा क्योंकि वो टालना चाहती थी, पार्टी मीटिंग में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको बीमारी का बहाना बनाना पड़ा, बहाना बनाना पड़ा, बी उत्तर हो जाएगा फेन, ठीक है। बहुत ही अच्छा शब्द है स्वांग रचना, ठीक है। फेंट का मतलब होता है FEINT, ये होता है भैया छल करना, है ना। छल करना मतलब बीमारी का छल करना नहीं, किसी पे झूठा आक्रमण कर देते ना अपन, अश्वत्थामा हतो हते, अश्वत्थामा मारा गया, ये युद्ध जीतने के लिए एक छल किया गया था, जब लड़ाई के दौरान या किसी पर झूठा आक्रमण करना, है ना, झूठा किसी को मारने का बहाना या मारने का छल करना, उसको हम कहते हैं फेंट, FEINT। चारों का मतलब लिख लेना, यहाँ उत्तर बी है क्योंकि बीमारी का बहाना बना रहे हैं, तो बीमारी का बहाना मतलब फेन, FEIGN। अगला शब्द कृष्णाज स्टोरीज फिलर मी वेरी स्ट्रेंजली, कृष्णाज स्टोरीज, कृष्णा जो कहानियां सुनाता है या कृष्णा की जो कहानियां हैं वो, देखो शब्द देखो अफेक्टेड और अफेक्टेड, इफेक्टेड और अफेक्टेड, दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या मैं बताता हूं। इफेक्ट का मतलब होता है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और यह एक नाउन है, और आप जानते हैं नाउन में कभी भी ईडी नहीं जुड़ता है, ईडी जुड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्ले में जुड़ जाएगा ईडी प्लेड, डांस यानी नाचना उसमें जुड़ जाएगा डांस्ड, है ना। को तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ते हैं, यानी कि इफेक्ट ऐसा शब्द है इसमें तो ईडी जुड़ ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन ही गलत है, बिल्कुल शब्द ही नहीं है इफेक्टेड नाम का तो अंग्रेजी में कोई। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, यह एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जुड़ता है और इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, ठीक है। एफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, दर्द पहुंचाना, एफ्लिक्ट पेन। चेंज का मतलब होता है बदलना। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब अजीब तरीके से, तो अजीब तरीके से बदला नहीं जाता है, अजीब तरीके से स्ट्रेंजली, है ना, प्रभाव डाला जाता है, डी उत्तर हो जाएगा इसका। अफेक्टेड, अफेक्ट में ईडी जुड़ेगा, अफेक्ट वर्ब है किसी पर कोई प्रभाव डालना, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये एक नाउन है इसमें ईडी जुड़ता ही नहीं है, डी उत्तर। अगला क्वेश्चन, हेमलेट वांटेड टू फिलर द डेथ ऑफ हिज फादर, हेमलेट एक व्यक्ति है, ये चाहता था, वांटेड मतलब चाहता था, क्या चाहता था, डेथ ऑफ हिज फादर, उसके फादर की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, मृत्यु का बदला। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, विंडिकेट का मतलब होता है बदला लेना, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। तो अब मृत्यु के लिए माफ नहीं करना है, उसको बदला लेना है। अब तीनों का मतलब बदला लेना है, तो क्या करें सर, फंस गए हैं दोस्तों। इसमें ये सबसे अलग है, यह दूसरे के लिए बदला लेना होता है, एवेंज का मतलब होता है दूसरे के लिए बदला लेना। मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है इसका बदला मैं लूंगा तो ये रिवेंज, लेकिन अगर किसी और के साथ कोई अन्याय हुआ है और उसका बदला मैं ले रहा हूं, मेरे किसी फैमिली मेंबर का या मेरे किसी दोस्त का, उसके साथ कोई अन्याय हुआ है उसका अगर बदला लेना है तो उसको एवेंज कहा जाता है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर,
ही इज द राइट आंसर, एवेंज। ठीक है, क्योंकि हेमलेट उसकी मदर की, उसके फादर की मृत्यु का बदला ले रहा था, अपने आप का नहीं ले रहा था। खुद की मौत का बदला ले अगर कोई आदमी तो उसको कहते हैं रिवेंज, पर खुद की मौत का बदला लेगा कैसे? ठीक है, किसी दूसरे की मौत का ले रहा है, अपने पिताजी की मृत्यु का ले रहा है, तो फिर अपन को एवेंज कहना चाहिए, डी हो जाएगा। अगला, आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, द बैटलफील्ड वाज लिटर्ड विथ, बैटलफील्ड यानी कि जो युद्ध का मैदान है, युद्ध के बाद में क्या होता है? युद्ध के मैदान में भाई साहब सैनिकों की या जो भी है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके शव पड़े रहते हैं चारों तरफ, तो उनके शवों से ये जो है भरा हुआ था सब। बैटलफील्ड यानी कि युद्ध का मैदान भरा हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको इसके सारे शब्द सुनाता हूं, बहुत बढ़िया। एक शब्द है दोस्तों क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स यानी फसल। स्पेलिंग ढंग से देखना सबकी, छोटा छोटा सा ही अंतर होता है। एक शब्द है कॉर्प्स, इसका मतलब होता है टुकड़ी। NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, टुकड़ी यानी कि सैनिकों का दल, सैनिकों की टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC। ठीक है, इसका मतलब तो हो गया टुकड़ी। ठीक है साहब। कॉर्प्स, कॉर्प्सेस, ठीक है, एक शब्द है कॉर्प्स। अब देखो, ये भी कॉर्प्स है, ये भी कॉर्प्स है, दोनों ही कॉर्प्स हैं, लेकिन अंतर क्या है? इसके एंड में ई नहीं है, इसके एंड में ई है। इसका मतलब होता है शव, मृत शरीर, ये इसका प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुत सारे मृत शरीर इंसानों के। कैरकेस का मतलब होता है पशु का मृत शरीर, पशुओं के मृत शरीर, पशुओं के मृत शरीर, शव, पशुओं का शव, कैरकेस। कॉर्प्स, ई लगा हुआ एंड में, एस जोड़ के प्लूरल बनाया, प्लूरल इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, और कैडेवर्स, ये भी दोस्तों शव ही होता है, कैडेवर्स को मृत शरीर या शव ही कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आफ्टर द वॉर जो द बैटलफील्ड है वो शवों के साथ होगी, तो अपना उत्तर हो जाएगा बी, कॉर्प्सेस। ठीक है, ये दोनों उत्तर ठीक लग रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ है ना, या शायद स्पेलिंग इसकी यहाँ पर कोई मिसप्रिंट हुई है, तो उसमें अंतर है। कैडेवर्स और कॉर्प्स दोनों सही है, तो छोटा सा अंतर है, इसमें ई नहीं है और इसमें ई है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, इसलिए इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स, भड़काऊ लोगों को कहते हैं एजिटेटर्स। द मोब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। अच्छा, वेरी गुड। एक्साइट का मतलब तो होता है किसी को एक्साइट करना, यानी कि जोश दिलाना किसी को। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। थ्रेटन्ड का मतलब होता है धमकाना, किसी को धमकी देना। विश का मतलब होता है कामना, इच्छा। तो ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स यानी कि जो भड़काऊ लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उकसाया लोगों को, उकसाया, उकसाना, डी उत्तर हो जाएगा। उकसाया द मोब, मोब मतलब कहते हैं गुस्से, गुस्से वाली भीड़ को। क्राउड होता है भीड़, मोब होता है गुस्से में भीड़, है ना। क्राउड तो मेले में भी होता है, लेकिन वो गुस्से में थोड़ी आया होता है, कोई दुकान उकान थोड़ी गड़बड़ कर देता हो। अगर गुस्से में हो कोई क्राउड तो उसको मोब कहा जाता है। द मोब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर, वाइस चांसलर के दरवाजे को तोड़ने के लिए उकसाया गुस्साई हुई भीड़ को। और भड़काने के लिए हम इनसाइट शब्द का यूज करते हैं, इनसाइट और एक्साइट। एक्साइट तो पॉजिटिव वे में होता है ना। आई एम एक्साइटेड मतलब मेरे को बहुत जोश है, मेरे को पिक्चर देखने जाना है या घूमने जाना है। लेकिन इनसाइट का मतलब होता है मैं भड़का हुआ हूं। नहीं, भड़का थोड़ी हूं, ये भड़के हुए हैं, इन्होंने भड़काया है, भड़काया है, तो डी उत्तर है। रॉबर्ट फिलर अली ऑफ हिज सपोर्ट, रॉबर्ट ने, अब इन चारों शब्दों को हमने पढ़ लिया, इसलिए इसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है। एंश्योर्ड, अश्योर, अश्योर्ड, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब बीमा करना होता है, बीमा थोड़ी कर रहा है। सपोर्ट का बीमा कैसे कर देगा? ये होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित भी नहीं होना चाहिए उत्तर, इन दोनों में से एक उत्तर होना चाहिए। अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना,
रॉबर्ट ने अली को उसके सपोर्ट का विश्वास दिलाया। रॉबर्ट ने कहा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा, है ना। सपोर्ट करने का वादा किया या सपोर्ट करने का उसने विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाना मतलब अश्योर, लेकिन दोस्तों अश्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अश्योर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप जानते हैं रॉबर्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। यह बात आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, टेंस में, सब जगह पढ़ी हुई होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। रॉबर्ट सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब कैसे आएगी? डी उत्तर हो जाएगा, अश्योर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, और आपको जो है ऐसे करके उत्तर दे देना है, ठीक है। रामा टुक हिज फॉर द रॉन्ग डन टू हिम। अपने साथ जो भी रॉन्ग डन हुआ, रॉन्ग डन यानी कि कोई भी गलत कृत्य हुआ, हिम अपने आप, रामा के साथ ही हुआ था। तो ये अपने साथ ही हुए हुए गड़बड़ी का अगर बदला ले रहा है तो इसको रिवेंज कहते हैं दोस्तों। रिवेंज, रिवेंज का मतलब तो होता है नाश करना, विनाश कर देना। तो विनाश नहीं किया, बदला लिया है, बदला लिया है तो रिवेंज। आपको पता है एवेंज मतलब किसी दूसरे का बदला लेना, रिवेंज मतलब खुद का बदला लेना। वो अपने साथ ही हुए रॉन्ग डन को जो है उसका बदला ले रहा है, खुद के साथ ही हुए को, इसलिए अपन को रिवेंज कहना है। अगला सेंटेंस, रीटा इज फिलर एट स्पीकिंग लैंग्वेजेस, इट इज डिफिकल्ट टू, फिर फिलर ओनली वन पपी फॉर एनिमल शेल्टर। बहुत अच्छे प्रश्न है, दो सेंटेंस लिखे हुए, मैं यहां पर आपको इनका मीनिंग समझा देता हूं। ADEPT, इसका मतलब होता है कुशल, दक्ष, या किसी काम में अच्छा होना, स्किल्ड होना। एक शब्द ADAPT, अडेप्ट का मतलब होता है दोस्तों अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना, एडजस्ट करना। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज कॉल्ड अडेप्ट। एक शब्द होता है अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अपनाना, गोद लेना। ठीक है, गोद ले लेते हैं उसको भी अडॉप्ट करना कहते हैं। और किसी को भी अपना अपना लेना, किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, किसी आदत को, सबको अपनाने के लिए अडॉप्ट का यूज। किसी आदत को भी जब हम अपनाते हैं, किसी अच्छी आदत को, तो हम अडॉप्ट ही कहेंगे उसको। केवल किसी बच्चे को गोद लेने को ही अडॉप्ट नहीं कहते हैं। तो रीटा इज, क्या है रीटा? एट स्पीकिंग लैंग्वेजेस, भाषाओं को बोलने में, कई तरह की भाषाओं को बोल सकती है, दक्ष है, कुशल है, यानी यहां पर होना चाहिए अडेप्ट। कुशल है, अच्छी है, गुड एट। ठीक। इट इज डिफिकल्ट टू फिलर वन पपी फॉर एनिमल शेल्टर, एनिमल शेल्टर के लिए एक पपी को अपना लेना या एक ही पपी को गोद लेना जो है डिफिकल्ट है ना। तो अडॉप्ट, यहां अपनाने वाली बात हो रही है, यहां कोई कुशल तो है नहीं, ना ही यहाँ पे परिस्थितियों के अनुसार ढालने की बात हुई है, अपनाने की बात हुई है। तो पहले में अडेप्ट, दूसरे में अडॉप्ट, कहाँ है ऑप्शन ऐसा? ये रहा सी उत्तर, अडेप्ट अडॉप्ट। तीनों को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा सट क्वेश्चन मिलेगा। 50-60 शब्द याद करने, पूरी तरीके से टॉपिक का काम हो जाएगा, हर एग्जाम के लिए हो जाएगा, चतुर श्रेणी के लिए भयंकर हो जाएगा। द पुअर कैन हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट। दोस्तों बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है खर्चा चलाना, गुजर बसर करना। बोथ एंड्स मीट, दोनों छोरों को मिलाना। छोर जो होते हैं ना, किनारे, दोनों किनारों को मिलाना। और दोनों किनारे मतलब एक किनारा इनकम का और एक एक्सपेंडिचर का, उन दोनों को मिला देना, यानी अपना खर्चा चला लेना। ठीक है, और यहां पर उत्तर हो जाएगा मीट, ये उत्तर है। वैसे इन सब में अंतर क्या है ये आपको अगर जानना है दोस्तों, तो माइट का मतलब तो होता है मकड़ी, एक तरह का कीड़ा होता है ना। मीट का मतलब क्या होता है? मीट का मतलब होता है रस भी होता है, मीट का मतलब मांस भी होता है ना। और मीट का मतलब शक्ति भी होती है, माइट का मतलब होता है ना MIGST। मैट का मतलब मिलने की सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत है यहां पर, है ना। बोथ एंड्स मीट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी। ठीक है, चलो। वॉट एन, फिर फिलर स्टोरी, आई एम नॉट इनफ येट टू बिलीव इट। बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए, इनक्रेडिबल, इनक्रेडुलस, क्रेडुलस, क्रेडिटेबल, इनक्रेडिटेबल, अच्छे अच्छे शब्द। सबका मीनिंग बताता हूं, देखो यहां।
सबसे पहला शब्द तो है क्रेडुलस, एक शब्द है क्रेडिबल, और एक शब्द है क्रेडिटेबल। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला, यानी किसी भी बात को मान लेने वाला, किसी भी बात को मान लेने वाला। ठीक है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब ऐसी बात जिस पर विश्वास किया जा सके। ये तो इनक्रेडिबल स्टोरी है। इनक्रेडिबल का मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और क्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सके। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब होता है क्रेडिट देने लायक। क्रेडिट यानी कि श्रेय, श्रेय है ना, श्रेय देने लायक, श्रेय देने लायक यानी कि प्रशंसा करने लायक। किसी को अच्छे काम का श्रेय दे रहे हो आप, तारीफ कर रहे हो, तारीफ योग्य, प्रशंसा योग्य, तारीफ योग्य, जिसको श्रेय दिया जा सके उसको क्रेडिटेबल कहते हैं। क्रेडिबल मतलब जिसको विश्वास किया जा सके, और क्रेडुलस मतलब ऐसा भोला व्यक्ति जो हर बात पर विश्वास कर लेता है। अब इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस यानी कि ऐसा व्यक्ति जो विश्वास ना करे हर बात पे, भोला नहीं हो, चंट हो, समझदार हो, अच्छे बुरे का फैसला कर पाता हो, सही गलत का फैसला कर पाता हो। क्रेडुलस मतलब भोला, और इनक्रेडुलस का मतलब है कि समझदार, चंट। इसका उल्टा हो जाएगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब हो जाएगा जिस पर इन लगा दिया, उल्टा हो गया। इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और इनक्रेडिटेबल, इनक्रेडिटेबल का मतलब हो जाएगा श्रेय नहीं देने लायक, है ना, जिसको श्रेय नहीं दिया, प्रशंसा के लायक ना हो उसको कहेंगे। तो ये इसके उल्टे हो जाएंगे। इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। तो क्रेडिबल जो है ना, इसका बिलीवेबल भी होता है, आपको पता है। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करने लायक, बिलीवेबल, बिलीवेबल का मतलब है विश्वास करने वाला एक। और एक शब्द आपको पता है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब है जिस पर विश्वास ना किया जा सके, है ना, अनबिलीवेबल। आओ देखो हमारे सामने क्या लिखे हुए, वॉट एंड फलानी स्टोरी। कौन सी स्टोरी है ये? तो इनक्रेडुलस का मतलब तो होता है जो भूला ना हो, समझदार हो। अब आपको पता है स्टोरी की बात चल रही है। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब है भोला, इनक्रेडुलस मतलब जो भोला व्यक्ति ना हो। तो अब स्टोरी की बात हो रही है, भोले की क्या मतलब है? ये तो है ही गलत। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब होता है श्रेय देने लायक। तो कहानी को श्रेय थोड़ी देना है, ये भी गलत। यानी कि ये दोनों सही है, इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल, ये दोनों सही है। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। इनक्रेडिबल मतलब ऐसी जबरदस्त कहानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके, और अनबिलीवेबल का मतलब भी यही है। वॉट एन, अब आपको पता है एन आया है क्योंकि अन में भी साउंड जो है हमारा वोवेल है, इन में भी साउंड वोवेल है ना। अन और इन दोनों में स्वर है, इसलिए एन आया है। यहां पर आर्टिकल एन का एक नियम है जो मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल एन आता है स्वर साउंड से पहले। वॉट एन अनबिलीवेबल या इनक्रेडिबल स्टोरी, कितनी मतलब जबरदस्त कहानी है कि विश्वास करने लायक नहीं है। आई एम नॉट फिलर इनफ यट टू बिलीव इट, मैं इतना भोला नहीं हूं कि इस पे विश्वास कर लूं। तो मैं भोला नहीं हूं, आई एम नॉट क्रेडुलस। इधर तो क्रेडुलस आना चाहिए, क्रेडुलस आना चाहिए दोस्तों। ए उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। मीनिंग पढ़ो और उत्तर कर दो, मीनिंग समझो और उत्तर कर दो, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो। क्रेडिटेबल का मतलब तो श्रेय देने लायक होता है। अब श्रेय देने लायक की तो बात ही नहीं है यहाँ पर कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। विश्वास नहीं करने वाला जो होता है, जो किसी बात पर विश्वास आराम से नहीं करता, उसको क्रेडुलस कहते हैं। सीधी सी बात है। श्रेय देना और विश्वास करना, क्रेडिटेबल का मतलब श्रेय देना है, तो श्रेय देना और विश्वास करना लिखा हुआ है, दोनों बातों का तालमेल ही नहीं है। डी ऑप्शन गलत है, ए उत्तर है। मैं इतना भोला नहीं हूं कि अभी मैं इस पे विश्वास कर लूं। इतनी जबरदस्त कहानी है ये, इतनी इनक्रेडिबल, अच्छे रूप में भी यूज होता है ये। कोई बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो जाए तो हमको विश्वास नहीं होता जल्दी से, है?
कि मेरे 200 में से 200 नंबर आ गए, विश्वास करने लायक बात नहीं है। रिजल्ट नहीं देखेंगे, जब तक रिजल्ट देखेंगे तो भी कहेंगे अविश्वसनीय रिजल्ट लाया भाई साहब, विश्वास ही नहीं हो रहा मेरे को तो इतने नंबर आ गए। ठीक, सारे शब्द क्लियर हैं? वेरी गुड। समटाइम्स इट इज गुड टू पिलर योर सोल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के सामने कभी कभी अपने दिल को खोल देना ठीक होता है ना, बढ़िया होता है। योर सोल, बेयर योर सोल, और बी उत्तर हो जाएगा बेयर सोल। देखो इनके मीनिंग क्या है। बियर, BEAR, बियर का मतलब होता है सहन करना। अब आत्मा है, सोल मतलब आत्मा, तो आत्मा को क्या सहन करेंगे दोस्तों? बेयर सोल का मतलब होता है दिल खोल देना, सारी बातें बता देना। बेयर योर सोल, ये एक फिक्स ईडियम है। इसका मतलब होता है अपनी बातें, दिल की बातें सारी किसी के सामने सुना देना, दिल खोल देना। ठीक है। बेयर का कई मतलब होते हैं। बेयर का मतलब वस्त्रहीन भी होता है, वस्त्रहीन होता है बेयर का मतलब। बिना ढका हुआ होना होता है, बिना ढका हुआ, अनढका, बिना ढका हुआ। तो दिल को ढकना नहीं है, दिल को खोल देना है। सोल मतलब आत्मा, आत्मा दिल, आत्मा को खोल देना, आत्मा को ढकना नहीं, यानी कि सारा दिल की बात बता देना, उसको हम बेयर योर सोल कहते हैं। बाकी दोनों शब्दों से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों हमको कंफ्यूज कर सकते हैं। विल ऑल ऑफ यू पिलर अप फॉर प्रेयर। रेज का मतलब होता है नष्ट कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। ठीक है। रेस का मतलब, रेज, रेज RAZE, इसका मतलब होता है नष्ट कर देना। रेज का मतलब होता है बढ़ाना या किसी को उठाना, है ना, किसी स्तर को उठाना, किसी व्यक्ति को उठाना, किसी वस्तु को उठाना। और राइज का मतलब होता है उठना, स्वयं खुद ही उठना या उदय होना, उठना या उदय होना। सूर्य उदय होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सेंटेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा। राइजेज मतलब उदय होना, और रेज का मतलब होता है उदय करना, उठाना, ठीक है, बढ़ाना। रेस का मतलब हम सब जानते हैं, रेस का मतलब होता है रेस, भागो। तो ये कह रहा है क्या आप सभी प्रेयर के लिए खड़े हो जाएंगे, यानी खुद ही खड़े होंगे ना, या आपको आके कोई धक्का देके खड़ा करेगा? नहीं, खड़ा होना। तो यहां पर हमको राइज का यूज करना चाहिए, राइज अप। ठीक है, राइज अप का मतलब उठना, खड़े होना, उठना। तो यहाँ उठने की बात हो रही है, किसी और को उठाने की बात थोड़ी हो रही है। किसी और को उठाना उसको रेज कहते हैं, स्वयं को उठाना ये होता है राइज, खुद ही उठ जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेडिकल डॉक्टर शुड ट्राई टू पिलर एज मेनी पेशेंट्स एज पॉसिबल। जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको प्रयास करना चाहिए कि जितने पेशेंट को वो सही कर सकते हैं उतनों को सही कर दें, सबको सही कर दें। किल का मतलब मारना, अरे मारना थोड़ी है, हत्या करना होता है ना। हील, एक ये हील है और एक ये हील है, दोनों का मतलब देखो आप, हील और हील, है ना। हील वाली सैंडल आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी ये जरूर, है ना। तो ये है हील वाली सैंडल। एक और शब्द है हील, चलो इनको बाद में लिखें। हील का मतलब तो एडी होता है, एडी, और इस हील का मतलब होता है स्वस्थ करना, है ना। एक ऊपर शब्द लिखा है हेल, हेल का मतलब होता है स्वस्थ। ये तो आपका एडजेक्टिव है और ये आपकी वर्ब है, क्रिया है, ये क्रिया है। हील का मतलब स्वस्थ करना और हेल का मतलब स्वस्थ, है ना। एक और शब्द हेल, HIL, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, बहुत भारी, पब्लिक में आके लोगों के लिए प्रशंसा करना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, हेल, है ना। हेल द गुड गॉड, भगवान की बहुत प्रशंसा, भगवान की तारीफ, ये भगवान की जो है, भगवान को बार बार बोलना चाहिए कि भैया आप, भगवान आपने मुझे जो दिया बहुत अच्छा दिया, आगे भी आप ही करोगे, करने वाले आप ही हो। हील और हील। तो अब एडी का क्या काम है यहाँ पे? मतलब ही नहीं है, गलत है, मारने का काम ही नहीं है, डी गलत है, इन दोनों में से एक आएगा।
तो यहाँ मेडिकल डॉक्टर स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ करेंगे, करने की बात हो रही है। किसको स्वस्थ करना है? पेशेंट्स को स्वस्थ करना है। पेशेंट्स को स्वस्थ करना है तो दोस्तों हील हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। टू ट्राई टू हील, उनको स्वस्थ करना चाहिए। किसको स्वस्थ करना चाहिए? पेशेंट्स को, जितने ज्यादा हो सके उतनों को। सबका मीनिंग लिख देना, हेल, हील, हील, हेल, HALE, एक HELL भी होता है, हेल, इसका मतलब होता है नरक। इतने सारे शब्द, इन तीनों का उच्चारण एक जैसा है, स्पेलिंग में छोटा मोटा सा अंतर है। हेल HALE स्वस्थ, HAIL प्रशंसा करना, हेल HELL नरक। चलो सर, डॉक्टर CV रमन वॉज फिलर साइंटिस्ट। इटनेरेंट का मतलब होता है जो चारों तरफ घूमता फिरे। घुमंतु, तो घुमंतु साइंटिस्ट थोड़ी है, गलत हो जाएगा। इमिनेंट और एमिनेंट, दोस्तों एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, विख्यात, और इमिनेंट का मतलब होता है अटल, ऐसी चीज जो टल नहीं सके। तो ये थोड़ी है कि वो अटल साइंटिस्ट हैं, टल नहीं रहे हैं, वो प्रख्यात साइंटिस्ट हैं। एमिनेंट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इटनेरेंट का मतलब होता है चारों तरफ घूमने वाला। ही नेवर ड्रिंक्स एंड ड्राइव्स, वो कभी भी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करता। ही इज टू फिलर टू डू समथिंग सिली लाइक दैट, वो इतना समझदार है कि इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और समझदार कौन है? देखो सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। संवेदनशील मतलब जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए चीजों से। सेंसिटिव हम किसको कहते हैं? जो छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाए, है ना। या कोई ऐसी वस्तु जिसके मतलब टच करते ही और वो गड़बड़ हो जाए, तो उनको हम कहते हैं सेंसिटिव, है ना। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे बात करने से वो मुद्दा अचानक से बहुत बड़ा रूप ले लेता है, उसको हम सेंसिटिव इश्यूज कहते हैं। सेंसिटिव इश्यूज मतलब कुछ संवेदनशील मुद्दे, कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं, सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। सेंशुअस और सेंशुअल, सेंशुअस का मतलब है इंद्रियों से रिलेटेड, यानी कि जीभ, कान, नाक, हाथ, है ना, इनसे जो रिलेटेड होते हैं ना चीजें, उनको हम सेंशुअस कहते हैं। सेंसेस, जो सेंस पर आधारित हो, सेंस का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर आधारित। सेंशुअल का मतलब होता है कामुक व्यक्ति, है ना, कामुक व्यक्ति। सेंशुअस का मतलब होता है इंद्रियों से रिलेटेड। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। अब ना तो यहाँ संवेदनशीलता की बात हुई है, ना कोई इंद्रियों से रिलेटेड, ना कोई कामुक है। कह रहा है कि ऐसी बेवकूफ हरकत नहीं करेगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर ले। इसलिए दोस्तों समझदार आदमी है तो डी उत्तर होना चाहिए। चारों का इनका मतलब लिख लेना, एग्जाम में यही क्वेश्चन मेरे को आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत पूछते हैं इसको। आई कांट मेक बोथ एंड्स मीट, ये आपको बता दिया था। बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है दोनों छोरों को मिलाना, यानी कि अपना खर्चा चलाना, गुजर बसर करना। शी मेड हर स्टेप्सन हर फिलर टू हर लार्ज फॉर्चून, उसका जो बड़ा साम्राज्य है उसका उत्तराधिकारी बनाया है। दोस्तों चारों शब्द, हियर का मतलब तो होता है यहां, हेयर का मतलब होता है, हेयर नहीं है ये, एयर है, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, इसको एयर कहते हैं। हेयर मतलब बाल, हेयर मतलब खरगोश। तो उसने अपने सोतेले बेटे को खरगोश बना दिया क्या? या बाल बना दिए, या यहां बना दिए, उत्तराधिकारी बनाया है, तो बी उत्तर हो जाएगा। लार्ज फॉर्च्यून मतलब बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी। एयर, ये क्वेश्चन ना आर्टिकल में भी बहुत पूछते हैं दोस्तों। ये जो एयर है इसका उच्चारण है ना ए है, ए यानी कि अपना वोवेल, और वोवेल से है तो इससे पहले एन आता है, ए नहीं आता। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू साइन देयर नेम्स सेंड फिलर लेटर्स। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं यहां पर। एनोनिमस का मतलब होता है, एनोनिमस का मतलब होता है दोस्तों बेनाम, जब नाम नहीं लिखा हुआ हो। एक शब्द दोस्तों सूडोनिम, इसका मतलब होता है छद्म नाम, झूठा नाम।
जब हमको कोई लेटर किसी को लिखना है बड़े अधिकारी को और हम अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, या तो नाम लिखेंगे ही नहीं, नाम नहीं लिखेंगे तो एनोनिमस, और या फिर वो किसी और का नाम लिख देंगे, इसको कहते हैं सूडोनिम। सूडो मतलब कि झूठा। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, जब सबका डिसीजन, सबकी राय एक जैसी हो तो उसको यूनानिमस कहते हैं। ऑफिशियल तो गलत शब्द है यहां पर, है ना। ओनली पीपल हु आर अफ्रेड, वो लोग जो डरते हैं टू साइन देयर नेम्स, अपना नाम लिखने में डरते हैं, वो क्या करते हैं, वो सेंड करते हैं बेनाम लेटर, तो भी उत्तर हो जाएगा। यूनानिमस मतलब एक मत लेटर क्या होता है, कुछ ही नहीं है ये। इनफॉर्मल बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑफिशियल का मतलब आप सब जानते हो कि ऑफिस से रिलेटेड। अब इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, तो अनौपचारिक लेटर तो कोई भी लिख सकता है, नाम भी लिख सकता है, नहीं भी लिख सकता है। नाम नहीं लिखना है क्योंकि वो डर रहे हैं अपना साइन लिखने से, और नाम नहीं लिखने को कहते हैं एनोनिमस, भी उत्तर हो जाएगा। फिलर पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ऐसे राजनेता को हमेशा सम्मान दिया जाता है। कौन से राजनेता को? केयर फ्री, लापरवाह राजनेता को। तो लापरवाह राजनेता को तो कैसे दे देंगे दोस्तों सम्मान, गलत है ये तो। कॉशियस यानी कि सतर्क। अब सतर्क रहना अपने बारे में भी तो हो सकता है, दूसरों के बारे में भी हो सकता है, ठीक है। और सबका मतलब पढ़ लो, उसके बाद में कर लेना। कॉन्शियस और कंसेंशियस, कॉन्शियस और कंसेंशियस। कॉन्शियस का मतलब तो सचेत, यानी कि जो होश में हो, होश में होना। और कंसेंशियस का मतलब होता है जो दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करे, दूसरों के बारे में भी सोचे, या अंतर्मन की आवाज सुनने वाला, अंतर्मन की आवाज सुनने वाला एक अच्छा व्यक्ति, जो अपनी मनमानी ना करे, अपने मन से जो उसके मन में आवाज आ रही है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, दूसरों के बारे में भी विचार करे, उसको कंसेंसस कहते हैं। तो ऐसे आदमी की तारीफ तो सारा जगत ही करेगा, बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गुड फिलर फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए ये अच्छी है, क्या अच्छी है दोस्तों, उत्तर दो। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं बार बार, इसलिए आपको एक बार इसका उत्तर देना है। मैं अभी आपसे एक 15 सेकंड में फिर से मिलता हूं। दिस इज ए गुड साइट, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पहला शब्द है साइट, साइट का मतलब होता है दृष्टि, नजर। हम बोलते हैं ना आई साइट वीक है, नजर कमजोर है। SITE, इसका मतलब होता है कार्यस्थल, है ना, कार्यस्थल या कोई जगह, जो हम प्लॉट वगैरह देखते हैं ना उसको कहते हैं साइट, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट। निर्माण जहां पर हो रहा हो या निर्माण, है ना, उसको कहते हैं। CIT का मतलब होता है साइट, कहते हैं इसको भी साइट है, इसको भी साइट ही कहते हैं, इसको भी साइट ही कहते हैं, तीनों का उच्चारण लगभग एक जैसा। स्पेलिंग में भी छोटी मोटी सी, यहाँ S है और यहाँ C है, लेकिन इनका मीनिंग बहुत अलग है। इसका मतलब होता है उल्लेखित करना, उल्लेख करना, या किसी बात को उदाहरणार्थ करना, उदाहरण देना। हम बार बार करते हैं ना, उदाहरण के तौर पे उसको ही देख लो, तो उसको साइट कहते हैं, CITE। और साइट होता है कार्यस्थल, तो ये स्कूल के लिए अच्छा कार्यस्थल है, कार्यस्थल मतलब C, साइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नजर थोड़ी है, स्कूल के लिए दृष्टि है कि स्कूल के लिए, स्पॉट मतलब दाग होता है, तो ये तो मतलब ही नहीं है ना। और साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, तो उल्लेख भी नहीं कर रहे हैं हम, तो कह रहे हैं ये अच्छी जगह है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये अच्छी जगह है, और अच्छी जगह है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, nobody will filler the fact that she is honest,
कोई भी इस बात को डिफाई नहीं करेगा, डेफी नहीं करेगा, डिग्निफाई नहीं करेगा या डिनाई नहीं करेगा, आपको मीनिंग बता देना है दोस्त। डिफाई का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा ना मानना। आज्ञा ना मानना वर्ब है ये एक। बी डेफी, DEIFY, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब है दोस्तों वर्शिप एज गॉड, किसी की भगवान की तरह पूजा करना। भगवान की ही पूजा कर सकते हो, जिसको भी डेफाई कहेंगे। और अगर भगवान के समान किसी और की भी पूजा करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, तो उसको भी कह सकते हैं। डिग्निफाई का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, या डिग्निफाई का मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना डिग्निटी, डिग्निटी से बना है। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, किसी बात से इनकार करना, किसी बात को ना मानना, है ना, किसी फैक्ट को, आज्ञा को ना मानना, इसको तो डिफाई कहते हैं। लेकिन किसी बात को, किसी फैक्ट को ना मानना, कि भाई मान लो आप बोल रहे हो कि ये तो बहुत होशियार है और मैं इस फैक्ट को नहीं मानूंगा, नहीं है ये होशियार, तो इसका मतलब डिनाई है ना। और अगर मुझे कोई काम बता दे कि भाई साहब आज आते वक्त आधा किलो टमाटर लेके आना, और मैं उसको मना कर दूं, तो ये डिफाई है। डिफाई मतलब किसी आज्ञा का उल्लंघन करना, और डिनाई का मतलब है किसी बात को, किसी फैक्ट को, किसी जुल्म को, किसी सॉरी जुल्म को, या किसी मेरे खिलाफ किसी, या किसी के खिलाफ किसी आरोप को ना मानना, इसको हम डिनाई कहते हैं। तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि वो ईमानदार है, इसका मतलब कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा, या आज्ञा मानने की तो कोई बात ही नहीं है दोस्त। इसलिए उत्तर हो गया डी। डिनाई का मतलब होता है किसी बात को इनकार कर देना। ओनली टू ऑफ द एम्प्लॉयज हैड, ध्यान से सुनना, इन दोनों का मीनिंग ऐसे मत कर लेना याद, नहीं मानना। अरे डिफाई मतलब आज्ञा ना मानना, डिनाई मतलब किसी किसी फैक्ट को ना मानना, है ना। ओनली टू ऑफ द एम्प्लॉयज हैड पिलर टू द वॉल्ट, वॉल्ट मतलब तिजोरी को कह सकते हैं, है ना, तिजोरी को कह सकते हैं। अब इन शब्दों को, प्रॉक्सिमिटी इसका मतलब तो होता है पास में, पड़ोस, आस पड़ोस को कहते हैं। अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों किसी अधिकारी तक पहुंच, ठीक है, या तरीका। अप्रोच का मतलब होता है तरीका। आपको पेसिव वॉइस के क्वेश्चन का जो करने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि आप चारों ऑप्शन में से वर्ब को छांटो। तरीका, अप्रोच। एक्सेस का मतलब होता है दोस्तों आधिक्य, जरूरत से अधिक। जब कोई चीज, कोई वस्तु अपने पास जरूरत से ज्यादा हो तो हम उसको एक्सेस कहते हैं, EXCESS। और ये है ASSESS, एक्सेस, इसका मतलब होता है पहुंच, किसी स्थान तक पहुंच, किसी वस्तु तक पहुंच, है ना। तो अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है केवल दो ही कर्मचारियों को उस तिजोरी तक पहुंचने की इजाजत थी, या उनकी पहुंच थी किसी वस्तु तक। वस्तु, वॉल्ट, तिजोरी वस्तु है, वस्तु तक पहुंचे, फिर उत्तर हो जाएगा एक्सेस। चारों का मीनिंग अपने पास बढ़िया तरीके से लिख लेना। वैसे मैं आपको सारों के मीनिंग ऐसे करके लिखता जा रहा हूं, इनके मीनिंग ये देखो इस तरीके कॉपी में, बस ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनको लिख लो, एक दो बार रिवाइज कर लो, एक बार ये क्वेश्चंस देख लो, काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। दो शब्द बताता हूं, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों तारीफ या तारीफ करना, नाउन और वर्ब दोनों है ये। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना। ये पैंट इस शर्ट के साथ अच्छी लग रही है, यानी कि यहां पर वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इसके साथ में जम रही है, साथ में चल रही है। ये कह रहा है दिस ड्रेस उसकी जो ब्यूटी है उसके साथ पूरी तरीके से पूरक है। पूरक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना, तो ड्रेस किसी की क्या तारीफ कर देगी, ड्रेस थोड़ी तारीफ कर सकती है, तो ये तो गलत ही है कॉम्प्लीमेंट तो। अच्छा सर, इन दोनों में से आपने इसको क्यों चुना, इसको तो इसलिए आपने हटा दिया कि चलो कॉम्प्लीमेंट तो मतलब तारीफ करना होता है, अब ड्रेस तो तारीफ कर नहीं सकती है, तो ये तो गलत होगी।
इस काम को ड्रेस कर सकता है? ड्रेस किसी की तारीफ कर सकती है? एक दिन अचानक से अपन ने कोई ड्रेस पहनी और वो ड्रेस में से आवाज आ जाए बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पे, तो एक शब्द कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स, इसका मतलब होता है पूरक होना। तो फिर सर ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है? देखो ड्रेस सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इन चीजों का ध्यान रखते जाना, डी उत्तर हो जाएगा। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस और एस जोड़ते हैं, पहले थोड़ी देर पहले भी अपन ने ये बात करी थी, ठीक है। अगला, ही इज अ ट्रस्टेड पिलर ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों आप इन शब्दों को समझें, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, बाकी शब्द ही गलत हैं, ये कोई शब्द नहीं, इसलिए अपन इन दोनों शब्दों पे एक शब्द इनके साथ आप ये भी याद कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंट का मतलब तो होता है कि आत्मविश्वासी, है ना, जिसके अंदर आत्मविश्वास है उसको कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे आत्मविश्वास है, या मेरे में आत्मविश्वास है, मैं आत्मविश्वासी हूं। कॉन्फिडेंस से बना है कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, जिसको आप कोई भी राज बता सको, जो आपके राज को राज ही रखेगा, चुगली नहीं करेगा इधर की उधर आपकी बातों की। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, ऐसे दस्तावेज या ऐसी बात जिसको छुपा के रखना है, जिस राज को राज ही रखना है। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब तो होता है राज, है ना, गोपनीय। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो राज को राज रख सके, ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, एक ट्रस्टेबल व्यक्ति, ट्रस्टेबल पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, विश्वास कर सको कि ये मेरी बात इधर की उधर नहीं करे। तो यही है साहब, ही इज ट्रस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के राजदार है प्रेसिडेंट, उसको सब बताता है, बी उत्तर है। कॉन्फिडेंट की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। गवर्नमेंट्स फिलर रिपोर्ट्स आर नेवर मेड पब्लिक। गवर्नमेंट के, अब देखो ये शब्द ही गलत है, कॉन्फिडेंशियल, सी आता ही नहीं है इसमें, है ना, ई नहीं आता है। देखो अच्छे से उन्होंने कितना गजब कंफ्यूज कर दिया, डी ई एन टी लिख दिया, जबकि ये डी ए एन टी कॉन्फिडेंट से बना है, डी ए एन टी, ध्यान रखना, कॉन्फिडेंट ई एन टी, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास वाला व्यक्ति। कॉन्फिडेंट ए एन टी मतलब राज को राज रखना, इसी से बना है ये शब्द कॉन्फिडेंशियल। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, गोपनीय दस्तावेज कभी भी पब्लिक में नहीं लाए जाते हैं। माई ब्रदर वॉज फिलर आउट ऑफ द विंडो। दोस्तों सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। थिंक यहां पर गलत है, थिंक मतलब सोचना। खिड़की के बाहर सोच रहा था, ये तो कोई मतलब नहीं, खिड़की के बाहर देख रहा था, है ना। आउट ऑफ द विंडो, सी का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को देख लेना, कोई अचानक से चीज सामने आ जाए तो देख लेना, मुझे वो अचानक से दिख गया या मैंने अचानक से उसको देख लिया। सी, वॉच का मतलब होता है किसी चीज को बहुत लंबे समय तक देखना, यानी कि मैच देखना, टीवी देखना, मूवी देखना, किसी चीज को लगातार थोड़े टाइम पीरियड के लिए देखना। अब मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और यहाँ से एक हेलीकॉप्टर जा रहा था और मैंने हेलीकॉप्टर को देख लिया, तो वो वॉच नहीं है, वो तो क्या सी है, दिख गया मुझे अचानक से। मैं कोई हेलीकॉप्टर देखने तो मार्केट में गया नहीं था मैं मार्केट में कोई सामान लेने गया था, लेकिन मेरे को हेलीकॉप्टर दिख गया उधर, तो ये तो सी है। वॉच का मतलब, लुक का मतलब होता है ऐसे ही देखना, देख रहा है, सिंपल ये देखना है। तो वो खिड़की के बाहर देख रहा था, कोई व्यक्ति नहीं देख रहा था, लंबे समय तक नहीं देख रहा था, बस ऐसे ही देख रहा था। आउट ऑफ भी लिखा है, इसके साथ भी लुक ही आना चाहिए दोस्तों। सामान्य तरीके से बस देखना, उसको हम लुक कहते हैं, ठीक है। और वैसे सी के बहुत सारे शब्द मेरे पास लिखे हैं, मैं आपको बता दूंगा। ही फिर फेलर टू लैंड मी मनी, उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया। और दोस्तों यहां पर आ जाएगा रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब, इन शब्दों का मतलब, एक शब्द रिफ्यूट, एक है रिजेक्ट, एक है डिनाई। इन चारों का मतलब मना करना ही होता है, वैसे चारों का मतलब होता है मना करना, लेकिन दो तीन बातें। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना, सभी दावों का खंडन कर दिया। किसी के खिलाफ कोई बात चल रही थी, कोई ऐसे मार्केट में हवा बन रही थी, अफवाह, उन अफवाहों का खंडन कर दिया, लेकिन सबूत के साथ कर दिया, रिफ्यूट कहते हैं, है ना। अक्सर ये होता है सबूत के साथ, सबूत के साथ किसी बात को मना कर देना, खंडन कर देना, रिफ्यूट है।
रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज को असली में ये जो शब्द है प्रॉपर वो तो होना चाहिए अस्वीकार करना, किसी निमंत्रण को ऐसे स्वीकार कर देना। कोई आपसे कोई निमंत्रण दे, आओ भाई चाय कॉफी पीने, आप उसको मना कर दो, रिफ्यूज। किसी ने आपसे कोई मदद मांगी और आपने मना कर दी, उसको भी रिफ्यूज ही कहते हैं, है ना, किसी को मदद करने से। रिजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों वही मना करना, अस्वीकार करना, लेकिन ये होता है इंटरव्यू से रिजेक्ट कर देना, है ना। और डिनाई का मतलब होता है किसी फैक्ट से, कोई ऐसा तथ्य हो जिसके लिए आपने मना कर दिया हो। तो यहां पर जो है पैसा देने से उसने इनकार किया है, तो ए उत्तर हो जाएगा, रिफ्यूज। किसी की मदद करने से भी मना करते हैं तो रिफ्यूज। अमेरिका वॉज फिलर बाय कोलंबस। दोस्तों शब्द लिखा हुआ है पहले फाउंड, और फाउंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और इसका मतलब होता है स्थापना करना। तो मुझे बताओ अमेरिका की स्थापना करी थी क्या कोलंबस ने? इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, आविष्कार। मैं हिंदी की स्पेलिंग गलत लिख दूंगा तो चला लेना भैया, गलत हो जाती है हिंदी में स्पेलिंग। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, तो अमेरिका का आविष्कार हुआ है क्या? डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी दोस्तों, इसलिए यहां डिस्कवर्ड होना चाहिए। वैसे अमेरिका की भी नहीं की थी, अमेरिका जाने वाले रास्ते की खोज की थी, पर ठीक है कहने में ऐसे ही आता है कि अमेरिका की खोज की। तो इन तीनों में आविष्कार तो बिल्कुल नहीं किया था, स्थापना बिल्कुल नहीं करी थी। चलो साहब, द नॉइज आउटसाइड फिलर माई परफॉर्मेंस, बाहर से जो शोर आ रहा था उसने मेरे प्रदर्शन को क्या किया है दोस्तों? उसने मेरे प्रदर्शन को, अब मैंने इन शब्दों को आपको बता दिया। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। अफेक्टेड शब्द ही गलत है, यहां आना ही नहीं चाहिए, यहां हमको वर्ब चाहिए, एक वर्ब चाहिए, क्योंकि वर्ब है नहीं सेंटेंस में। तो सेंटेंस में जब कोई वर्ब नहीं है तो वर्ब चाहिए, चाहिए तो आपको पता है वर्ब तो ये है फर्स्ट फॉर्म और ये है सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती क्योंकि नॉइस सिंगुलर है, शोर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ईडी जोड़ दो, सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विलेजर्स वियर गारमेंट्स मेड ऑफ फिलर क्लोथ्स, जो गांव में लोग हैं वो कपड़ा पहनते हैं, जो मतलब कपड़े जो गारमेंट्स हैं वो पहनते हैं ऐसे कपड़े का जो कैसा हो इन चारों में से। कोर्स का मतलब तो आपको पता है, ये आपका कोर्स चल रहा है भैया, चतुर्श्रेणी का कोर्स, ये तो शब्द ही गलत है यहाँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कोरस क्या होता है। मैं आपको बताऊं दो तीन चार शब्द जो बहुत काम आएंगे। कोरस का मतलब होता है डेली रूटीन काम, है ना। स्पेशली जो होम मेकर्स होते हैं, जो घर में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, रोज सुबह से उनका एक ही तरह का रूटीन होता है ना। सुबह उठना और ये काम करना और चाय बनाना और बच्चों को तैयार करना और जाना, ऐसा होता है। तो ये अरुचिकर हो जाता है कोरस कहते हैं इसको, मतलब अरुचिकर परंतु अनिवार्य। अनिवार्य का कार्य। अब आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में रोज एक ही एक तरह का काम हो रहा है, और एक ही एक तरीके का काम बार बार करने से वो अरुचिकर हो जाता है। तो अरुचिकर परंतु अनिवार्य कार्य को कोरस कहते हैं। एक शब्द ये है कोरस, कोरस, CHORUS। ये संगीत की भाषा में है ना, संगीत की जो टुकड़ी होती है, जो पीछे पीछे समूह गान में जो पीछे गा रहे होते हैं, एक लीड सिंगर होता है, फिर उसके पीछे चार और सिंगर होते हैं, तो वो जो समूह होता है उसको हम कोरस कहते हैं। यू है इसमें। कोर्स, कोर्स मतलब किनारे, और कोर्स का मतलब है खुरदुरा, खुरदुरा, रफ। तो अब कपड़ा जो है, आप बताओ मुझे, कपड़ा कोई कार्य है क्या? नहीं, ये गलत है। कोर्स है क्या? नहीं। कोर मतलब किनारे ने क्या? नहीं है। खुरदुरा हो सकता है, इसलिए बी उत्तर हो जाएगा आपका। चारों के मीनिंग लिख लेना जो मैंने लिखे हैं यहाँ। कोर्स का मत लिखना क्योंकि इसका पता ही है आपको, ये कोर मतलब किनारे, ठीक है। कोर्स मतलब खुरदुरा, अरुचिकर, समूह गायन, सब लिख लेना, ठीक है। और हाँ, ये 45 क्वेश्चन बहुत सफिशियंट होंगे, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। होपफुली योर एफर्ट्स टू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स आर वेरी गुड। सर कहाँ है?
अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो, इन शब्दों का मीनिंग मैं आपको लिख देता हूं। पहला शब्द तो है कंटीजियस, दूसरा शब्द है कंटेजियस, छोटा सा अंतर है स्पेलिंग में, देखो कंटीजियस और कंटेजियस, कंटीजियस और कंटेजियस। दोस्तों, कंटीजियस का मतलब तो होता है निकटवर्ती, जो पास में ही होने वाला हो, और कंटेजियस का मतलब होता है संपर्क में फैलने वाला, संपर्क से फैलने वाला। बीमारियां होती है ना, कंटेजियस डिजीज होती है, जो किसी से संपर्क में आने पर, जैसे कोरोना था, कंटेजियस डिजीज था, है ना। कोई व्यक्ति के संपर्क में आने से जो बीमारी फैल जाए उसको कंटेजियस डिजीज है। ये बीमारी, जो ऐसी बीमारी जो संपर्क में आने से फैलती है ना, छूने से या कैसे भी, तो ये कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब निकटवर्ती। और कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कंटिन्यूएंस, ये इससे एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। होपफुली, आशा कर रहे हैं, ऐसी आशा है कि आपके एफर्ट्स यानी आपके प्रयास टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत को बढ़ाने के जो आपके प्रयास हैं वो लगातार रहेंगे, लगातार रहेंगे भी हो जाएगा। अब छूने से फैलने लायक तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि प्रयास आपके छूने से फैल जाएंगे, कैसे फैल जाएंगे, है ना। निकटवर्ती का भी मतलब नहीं है, कंटिन्यूस यानी लगातार हो उसको कहते हैं। अगला, यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट, तुमको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि तुम मैच ना हारो, लॉस। लूज का मतलब होता है दोस्तों ढीला, कोई कपड़ा, ये इनको लूज कह सकते हैं। बाकी लॉस का मतलब होता है हारना, नुकसान, या नुकसान देने वाला, है ना। नुकसान, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। और इसके अलावा वजन कम हो जाना, वेट भी लॉस करते हैं, वेट लूज नहीं होता, वेट लॉस। वेट लूज क्या होता है, वजन ढीला हो गया, वजन कम हो गया, कम हो जाना मतलब लॉस। अब आपको पता है डू लिखा हुआ है, ये तो सेकंड फॉर्म है, डू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, उत्तर हो गया ए। भाई डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना आपको, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यही है, लूज नहीं है। लूज तो आपका वर्ब, सॉरी नाउन और एडजेक्टिव होता है, स्पेशली एडजेक्टिव। इट वॉज फेलर ऑफ यू टू हेल्प मी, बहुत ही अच्छे शब्द हैं, इसको ध्यान रखना। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है आकार में बड़ा। कंसिडरेट का मतलब होता है संवेदनशील, यानी दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाला, दूसरे की भावनाओं की कद्र करने वाला, कद्र करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हो। कॉन्स्क्रेट का मतलब होता है पवित्र करना, पवित्र करना। और कंज्यूमेट का मतलब होता है शुरू करना किसी भी कार्य को। तो इट वॉज, तुमने मेरी हेल्प की मतलब तुमने मेरी भावनाओं की, मेरी जरूरत की ध्यान रखा, तो कंसिडरेट उत्तर हो जाएगा। पवित्र तो करने का मतलब नहीं है, भावनाएं शुरू करने वाला भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंसिडरेबल मतलब आकार में बड़ा, कोई मतलब नहीं है, तुम आकार में बड़ा हो नहीं। कंसिडरेट ऑफ का मतलब है अवेयर ऑफ, केयरफुल ऑफ, है ना, किसी दूसरों की भावनाओं को जानने वाला। ही फेलर टू बिकम एन ऑथर, बहुत बढ़िया, इसका जवाब दो, अच्छा प्रश्न है। एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है ना, कुछ पाने की कामना करने वाला, कुछ पाने की कामना करना, कामना करना, इच्छा करना, अभिलाषा करना, कुछ बनने की कोशिश करना, कुछ बनने की कामना करना। डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनने की कामना कर रहा है वो। एक्सपायर, एक शब्द आपके पास में यहां पर लिखा हुआ एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब होता है, आपको पता है ना, मृत्यु हो जाना भी कहते हैं, और उसके अलावा समय सीमा समाप्त हो जाना। आपने देखा ना, टेबलेट्स, गोलियां जो है, गोली दवाइयां जो है वो एक्सपायर हो जाती है, यानी उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है।
इंसान की भी हो जाती है, किसी वस्तु की भी हो जाती है, समय सीमा समाप्त हो जाना। तो एक्सपायर का मतलब होता है समय सीमा समाप्त हो जाना, और ये इंसानों के लिए भी इसलिए होता है क्योंकि जब समय सीमा समाप्त हो गई तो मृत्यु हो गई। एक इसमें शब्द और है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी करना, यानी षड्यंत्र करना, षड्यंत्र, षड्यंत्र करना। एंटिक्स और एंटिक्स, है ना। एंटिक्स का मतलब तो है, अच्छा ये दो शब्द यहां पर कंफ्यूजेबल नहीं है लेकिन दिया है तो हम कर देते हैं। एंटिक्स का मतलब होता है दोस्तों बेतुकी हरकतें करना, बेतुकी हरकतें करना। और एक ये शब्द लिखा एंटीक्स, एंटीक्स का मतलब होता है पुरानी वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं। अब आप इस सब का मतलब जानते हो, आराम से उत्तर कर दो। वो बनना चाहता है ऑथर, ये उत्तर हो गया। चलो साहब अगला। ही वॉज अ वेरी फिलर पर्सन। दोस्तों इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, है ना। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र। एक होती है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इंडस्ट्रियलाइज मतलब औद्योगिकीकरण, उद्योगीकरण। और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। लिख लेना चारों शब्द, मीनिंग लिख दिया मैंने। मेहनती, तो वो बहुत ही मेहनती लड़का है, इसी उत्तर हो जाएगा, है ना। इंडस्ट्रियल लड़का क्या होता है, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, लड़का थोड़ी होता है। वी शुड फिलर आर वोट वाइजली टू स्ट्रेंथन आर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमको हमारा जो वोट है वो बहुत अच्छे तरीके से देना होता है, सोच समझ के देना होता है। COAST, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट। कास्ट, कास्ट का मतलब है जाति। कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है दोस्तों कीमत, कीमत लगाना या कीमत। और कास्ट, CAST, देखो इसमें ई जोड़ा है तो जाति हो गई, ई हटाया है तो ये वर्ब बन जाएगी। कास्ट आपकी एक वर्ब है दोस्तों, जिसका मतलब होता है, देखो किसी को, कोई एक्टर को चुनना, किसी पिक्चर के लिए किसी एक्टर को चुनना। जैसे आपने सुना होगा स्टार कास्ट क्या है इस मूवी की, यानी इसमें कौन कौन कलाकार हैं, है ना। तो कलाकार चुनना ये भी होता है। और राजनेता को चुनना कि भाई हमारे कौन सेवा करेगा आगे, तो उसको भी हम कास्ट कहते हैं। वोट को कास्ट करते हैं, कास्ट वोट का मतलब होता है वोट देना, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पुलिस हैज टू यूज टीयर गैस टू फिलर द मॉब। मॉब मतलब भीड़, थोड़ी देर पहले बताया था, गुस्साई हुई भीड़ को कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, कोई मिठाई बांटना, कोई पर्चे बांटना, है ना। डिसबर्स का मतलब होता है लोन अमाउंट को करते हैं, ये लोन का अमाउंट देना, लोन अमाउंट देना। किसी ने लोन दिया, लिया, पैसा जब आएगा तो उसको कहते हैं डिसबर्स। डिस्टर्ब का मतलब सबको पता है, डी ऑप्शन, डिस्टर्ब का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला देना, विखंडित करना, यानी कि बिखरना, बिखेरना, है ना, बिखरा देना। अब वो भीड़ को बिखराना चाहते थे और बिखराना चाहते थे, इसलिए उत्तर हो जाएगा डिस्पर्स। डिसबर्स नहीं होगा, नहीं तो लोन का अमाउंट दे देंगे गुस्साई हुई भीड़ को। टीयर गैस का यूज क्यों किया है, ताकि जो गुस्साई हुई जो उग्र भीड़ थी उस उग्र भीड़ को फैला सके, सी उत्तर हो जाएगा। 40, दिस फिलर इज वेरी सुटेबल फॉर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कार्यस्थल है, अच्छा प्लॉट है। CITE, इन सब का मतलब बता दिया था मैंने, इसलिए ये दिमाग में लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। His manners always filler when he is with friends। जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसका जो मैनर्स है ना, उसका जो तरीका है बात करने का, है ना, वो कैसा हो जाता है। इन शब्दों को एग्जाम में बहुत अच्छे से याद कर लो, पक्का आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। डिसेंट एक नाउन है, डिसेंट का मतलब होता है उतार, ढलान। ठीक है, दूसरा यहां पर शब्द है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमत,
तीसरा यहां पर शब्द डिसेंड। देखो ये टी है, ये डी है, डिसेंट, बाकी सब कुछ सेम है। ये डी आ जाएगा, ये वर्ब है दोस्तों, क्या है, वर्ब है, क्रिया है, मतलब उतारना, है ना। डिसेंट उतार, ढलान, डिसेंड उतारना, क्रिया है ये, जबकि ये संज्ञा है। और एक शब्द यहां पर लिखा हुआ डिसेंट, डिसेंट मतलब भद्र, है ना, नीचे की तरफ उतारना या नीचे करना, कम करना। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से, अब जो इसका उत्तर तो है वो तो सबको पता, बी उत्तर हो गया, क्योंकि उसके जो मैनर्स हैं वो ना तो असहमति है मैनर्स असहमति कैसे हो सकते हैं, मैनर्स भद्र हो सकते हैं, अच्छा, है ना, कोमल, मधुर, तो डिसेंट उत्तर हो जाएगा, बहुत ही डिसेंट लड़का है। ठीक है, यहीं से इसके जो हमारे एंटोनिम्स हैं वो भी ऐसे ही हैं। देखो एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति, और इसी का उल्टा डिसेंट, ये हमने यहां लिख रखा है असहमति, ये रहा दूसरे नंबर पे। ठीक है, डिसेंट मतलब सॉरी असेंट, असेंट का मतलब होता है चढ़ाव, और असेंट का मतलब होता है चढ़ाना, अधिक करना, ऊपर करना। वर्ब और नाउन का अंतर है इसमें, ये वर्ब है, सॉरी ये नाउन है और ये वर्ब है। चलो साहब अगला क्वेश्चन, द फिलर द क्राइम हैज बीन कॉर्डन्ड ऑफ, द सीन ऑफ क्राइम, सेंस ऑफ क्राइम, सेंस का मतलब आपको पता है सबको, सीन ऑफ क्राइम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई लाइक टू फिलर टेलीविजन इन द मॉर्निंग, मैंने इन द इवनिंग, मैंने बताया था टीवी देखना, किसी चीज को लगातार देखना, थोड़े समय के लिए देखना, ध्यान देकर देखना, मतलब वॉच। ऑब्जर्व का मतलब तो होता है किसी चीज का अवलोकन करना, लुक का मतलब होता है ऐसे ही बस खाली देखना, सी का मतलब अनजाने में कोई चीज दिख जाए उसको कहते हैं। अब टीवी देख रहा है शाम को तो थोड़ी देर रुक के देखेगा, टीवी देखना, मैच देखना, किसी चीज को थोड़ी देर के लिए देखना, उसको कहते हैं हम वॉच। बता दिया था ये। माइक वॉज डीपली फिलर बाय द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ, मदर्स की डेथ को का न्यूज सुन के डीपली अफेक्टेड हुआ, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अफेक्ट एक वर्ब है, प्रभावित होना या प्रभाव डालना, ईडी जुड़ जाएगा। ये इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इसमें ईडी कभी नहीं जुड़ता है, गलत है। इनफेक्ट का मतलब होता है संक्रमित हो जाना, तो संक्रमित थोड़ी हो जाएंगे न्यूज सुन के, न्यूज सुना और बीमार हो जाना होता है, इन्फेक्शन हो जाना को कहते हैं इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन नहीं होगा, अफेक्ट मतलब प्रभावित हुआ। लास्ट, आई एम फिलर अबाउट माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता को लेकर राजदार हूं या कॉन्फिडेंट हूं, कॉन्फिडेंट हूं, इन दोनों का मतलब मैंने पहले लिख दिया है। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है DANT का मतलब होता है राज को राज रखने वाला, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वासी, आत्मविश्वासी। तो मैं आत्मविश्वासी हूं मेरी सक्सेस को देख। ये 45 क्वेश्चन आपके इस सेशन में दोस्तों। अगले सेशन में मैं क्या करवाने वाला हूं, मैं इन सारों को लिखाऊंगा फटाफट फटाफट, छोटा सेशन रखेंगे, पार्ट 2 वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड का, बस इन सब का जो मीनिंग है वो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। ठीक है, ये जितने भी हैं, इसके अलावा कुछ और स्पेशल प्रकार के होते हैं, ये वैसे इसी में से ही हो गया, हमने ये तीनों शब्द पढ़ लिए ना, पढ़ तो लिए पूरे, बस तो इन्हीं को थोड़ा सा हम और देखेंगे, कुछ शब्द अगर इसमें से छूट गए होंगे तो। और इसके अलावा कुछ एडवांस लेवल के कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, और वो दोस्तों आपके सामने होते हैं इस प्रकार, लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, स्पेशल टाइप के वर्ब के खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, इनको हम अगले सेशन में देखते हैं। तो आपको पूरा देख लेना है जो मैंने लिखाया है, आपका पूरी तरीके से चतुर श्रेणी में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बाकी पटवार के सिलेबस में नहीं था लेकिन क्वेश्चन आया, वीडियो में इसका क्वेश्चन पक्का आएगा, सब जगह इसके क्वेश्चन, जितने एग्जाम दोगे ना राजस्थान में सब में इसका क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शानदार तैयारी करें। और अपनी तैयारी करने के लिए मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि
अभी जो बहुत कम समय बचा है चतुर्थ श्रेणी का, आपको पता है एग्जाम आने वाला है, 10 से भी कम दिन बचे हैं, तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको सबसे अच्छा रामबाण बताता हूं मैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट दें, टेस्ट भरपूर दें। टेस्ट के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, मात्र 51 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको ढेरों टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप एकदम एग्जाम के अनुसार प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये मॉक टेस्ट मंगवा लो आप, है ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज आपको दिख रहा होगा, टेस्ट सीरीज 1 से 15 घर बैठे मंगवा सकते हो, नजदीकी बुक स्टोर से जाके खरीद सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो दिव्य दृष्टि क्लासेस में आके ले सकते हो, है ना। मात्र 150 रुपए में मिलेंगे आपको। 3 बुकलेट आएगी, पहले बुकलेट में 15 पेपर हैं, दूसरी बुकलेट में आपको मिलेगी ओएमआर शीट, जैसे एग्जाम में ओएमआर भरते हैं ना, पूरा वैसे के वैसे, ये रोल नंबर और ये सारा और ये सब के आंसर, पूरे 120 प्रश्नों के आंसर, 150 प्रश्नों के आंसर, है ना, 150 प्रश्नों के, इसको आपको ओएमआर शीट मिल रही है ना। तो आपको इससे क्या होगा, एग्जाम में गोले भरते टाइम जो गलतियां होती है ना, वो आपकी सुधर जाएगी, समय पे आप पूरा पेपर कर पाओगे। तीसरा है ये उत्तर पुस्तिका, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन। आप घर बैठे दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ आके भी ले सकते हो, नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हो। दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस में रामबाण साबित होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।